हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीके क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। गॉस लॉ किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखे चार्ज को उस सरफेस को क्रॉस करने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेट करता है। गॉस लॉ का यूज करके हम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए समझते हैं क्या है गॉस लॉ। गॉस लॉ को शुरू करने से पहले चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं जो एक गिवन एरिया के नॉर्मली क्रॉस होती हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन को फाई से डिनोट करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस किन फैक्टर पर डिपेंड करती हैं। जैसा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ाने पर ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस का नंबर जो एरिया को क्रॉस कर रहा है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। चलिए अब और फैक्टर देखते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इफेक्ट करते हैं। अगर प्लेन का एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन रिड्यूस कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन परपेंडिकुलर टू एरिया रिड्यूस हो जाते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब सपोज एरिया परपेंडिकुलर टू फ्लक्स लाइन रोटेट करते हैं। इससे हम देख सकते हैं कि एरिया वेक्टर पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करती है। जब एरिया वेक्टर फील्ड के पैरेलल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द एरिया मैक्सिमम होती है, और इसके अपोजिट जब एरिया वेक्टर फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल के कॉस के प्रोपोर्शनल होती है। इससे हम देख सकते हैं कि फ्लक्स का वैल्यू फाई इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू कॉस थीटा, जहां थीटा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर है। फाई को k मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। k का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली चेक करने पर 1 आता है, इसलिए फाई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा होगा। या हम बोल सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अभी हमने देखा कि किसी सरफेस के बाउंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर ई और वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट होता है, जहां ई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ए एरिया वेक्टर ऑफ द प्लेन है। अब सपोज एरिया डेल्टा A1 और डेल्टा A2 से मिलकर बना है तो टोटल फ्लक्स जो एरिया से बाउंड होगी वो डेल्टा A1 के अक्रॉस फ्लक्स और डेल्टा A2 के अक्रॉस फ्लक्स के अलजेब्रिक सम के बराबर होगी। मतलब हम टोटल एरिया को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर सकते हैं और हर एक स्मॉल एरिया के अक्रॉस फ्लक्स का वैल्यू ऐड करके टोटल एरिया के अक्रॉस फ्लक्स निकाल सकते हैं। और जब हमें किसी क्लोज सरफेस जैसे कि स्फीयर के अक्रॉस फ्लक्स निकालनी है तो हम फ्लक्स के इंटीग्रेशन में एक स्मॉल सर्कल बना देते हैं और क्लोज्ड एरिया के अक्रॉस फ्लक्स क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई और वेक्टर डीए का डॉट प्रोडक्ट होती है। चलिए अब गॉस लॉ के बारे में समझते हैं। गॉस लॉ किसी सरफेस को क्रॉस करने वाली फ्लक्स को उस सरफेस के अंदर रखे चार्ज से रिलेट करता है। गॉस लॉ हमें बताता है कि किसी क्लोज सरफेस से बाहर निकलने वाली फ्लक्स इनक्लोज सरफेस के अंदर अवेलेबल चार्ज के मैग्नीट्यूड को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करके ऑब्टेन की जा सकती है। इसको समझने के लिए एक स्फीयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज Q एज्यूम करते हैं और उसी के सिमिलर एक दूसरे स्फीयर के अंदर चार्ज Q डैश रखते हैं। अब Q डैश का मैग्नीट्यूड Q से ज्यादा है तो Q डैश से निकलने वाली फ्लक्स लाइन Q से ज्यादा होंगी। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दोनों केसेस में Q बाई एप्सिलॉन नॉट और Q डैश बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर किसी इनक्लोज सरफेस के अंदर चार्ज जीरो है तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द सरफेस जीरो होगी। अब ऐसा क्यों है वो देखते हैं। सपोज हम एक स्फीयर को चार्ज से कुछ दूर बनाते हैं और इंश्योर करते हैं कि स्फीयर के अंदर कोई चार्ज ना हो, तो इस केस में हम देखते हैं कि जितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन स्फीयर के अंदर जा रही हैं उतनी ही बाहर आ रही हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द स्फीयर जीरो होगी। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस को हम phi is equal to integration of d phi is equal to close integration of dot product of vector e and vector da लिख सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस q in by epsilon naught लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।